हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत जेरेमी बेंथम के बारे में विचार करेंगे। क्योंकि राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के किसी भी पेपर में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या दार्शनिकों में जेरेमी बेंथम शामिल है, तो उसके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 में, जिसमें हमने जेरेमी बेंथम के उपयुक्ततावादी विचारों को समझने की कोशिश की और अन्य महत्वपूर्ण फैक्टरों को जानने की कोशिश की। आज हम जेरेमी बेंथम के विचारों पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। संभावित सवालों के बारे में, किस प्रकार के सवाल आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास बने बेल के आइकन घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के लगभग समस्त महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिलेंगे। हमारा ये प्रयास रहता है कि ऐसे लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सके गुणवत्तापूर्ण, जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में अधिक फीस दे नहीं पाते हैं, उनके लिए हमारे ये विचार सफल हो, ताकि उन्हें निःशुल्क अच्छी क्वालिटी के साथ विषय वस्तु सामग्री प्राप्त हो। उसी की दृष्टि में ये हमारा प्रयास है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो भी आपके पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि पर। जेरेमी बेंथम, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से किस विचारक ने चिरसमत उदारवाद को एक नया उपयोगितावादी आधार प्रदान किया? निम्नलिखित में से किस विचारक ने चिरसमत उदारवाद को एक नया उपयोगितावादी आधार प्रदान किया? जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, जॉन रॉस। चिरसमत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद जिसे हम कह सकते हैं, तो एक नया उपयोगितावादी आधार प्रदान किया। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, बेंथम, जेरेमी बेंथम ने। बेंथम ने क्यों नया आधार प्रदान किया? क्योंकि बेंथम से पूर्ववर्ती जो विचारक थे, बेंथम से पहले अंग्रेजी उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानून जैसी कपोल कल्पनाओं पर आधारित था। यानी बेंथम से पहले अंग्रेजी उदारवाद चिरसमत उदारवाद है, जो प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानून जैसी कपोल कल्पनाओं पर आधारित था। लेकिन बेंथम ने इन सभी विचारों का खंडन किया तथा उपयुक्ततावाद को आधार बनाया। और उपयुक्ततावाद, जिसके माध्यम से बेंथम ने यह विचार रखा कि जो ये दुनिया है यह सुख दुख के संबंधों पर आधारित है, और जो कार्य सुख को बढ़ावा देता है उसे इंसान करता है, और जो दुख को बढ़ावा देता है उससे इंसान दूर रहता है। इसी आधार पर इन्होंने राज्य के कार्यों का वर्णन किया। राज्य का कार्य रहेगा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये बात है जो बेंथम ने इस उपयुक्ततावादी सिद्धांत के बारे में बताई है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों को, जो बेंथम से पूर्व जो विचार थे उनका इन्होंने खंडन किया है, और उन्होंने इन्हें बकवास की संज्ञा दी है। उन्हें अलंकारिक बकवास कहा है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों को इन्होंने अलंकारिक बकवास की संज्ञा दी है। मित्रों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 2 नंबर। निम्न में से किस विचारक का यह विचार था कि व्यक्ति की संतुष्टि ही उपयोगितावाद का मापदंड है?
जॉन लॉक का, हॉब्स का, रूसो का, बेंथम का। निम्न में से किस विचारक का यह विचार था कि व्यक्ति की संतुष्टि ही उपयोगिता बाजार का मापदंड है? तो इस सवाल का भी उत्तर आपका 4 होगा। जेरेमी बेंथम का यह विचार था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बेंथम ने निम्न में से किस विचार का समर्थन किया है? यहां आपको कथन दिए गए हैं, फिर आपको सही कूट का चयन करना है मित्रों। बहुत ही अच्छा सवाल है कि बेंथम ने निम्न में से किस विचार का समर्थन किया है? सामाजिक समझौता सिद्धांत का, सामान्य इच्छा सिद्धांत का, उपयोगितावादी सिद्धांत का, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का। सही कूट का चयन करें। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 4 5, और ऑप्शन सी केवल 3, और ऑप्शन डी केवल दूसरा, तीसरा और पांचवा। आपको बिल्कुल सही कूट का चयन करना है। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। तो आइए चेक करते हैं इस 3 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। केवल तीसरा सही है बिल्कुल, जिसका बेंथम ने समर्थन किया है, क्योंकि बेंथम ने सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसका उन्होंने खंडन किया है, सामान्य इच्छा सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया है, उपयोगितावादी सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया है, और दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का भी उन्होंने खंडन किया है मित्रों। ऑप्शन आपका केवल 3 है जो राइट होगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। उपयोगितावादी सिद्धांत का समर्थन करता है जेरेमी बेंथम, जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण पर आधारित है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से बेंथम का विचार है। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से बेंथम का विचार है। यहां पहले आपको 2 कथन दिए गए हैं और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। सुख और दुख काल्पनिक मापदंड नहीं, यह तो नाप तोल की वस्तुएं हैं। क्या बेंथम ने यह कहा कि सुख और दुख काल्पनिक मापदंड नहीं है, यह तो नाप तोल की वस्तुएं हैं? दूसरा कथन है समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हितों का जोड़ होता है, न कि सामूहिक सदस्यों का। सही कूट का चयन करें। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न तो पहला है न ही दूसरा है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे कि निम्नलिखित में से बेंथम का विचार है, और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। क्या ये दोनों कथन सही है? क्या केवल पहला सही है? क्या केवल दूसरा सही है? या तो न तो पहला है न ही दूसरा है। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। पहला व दूसरा दोनों सही है बिल्कुल, कि सुख और दुख काल्पनिक मापदंड नहीं है। बेंथम ने कहा कि सुख और दुख काल्पनिक मापदंड नहीं है, यह तो क्या है, नाप तोल की वस्तु है। आप सुख और दुख को क्या है, इसका आप मापन कर सकते हैं। और दूसरा भी सही है कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हितों का जोड़ होता है, न कि सामूहिक सदस्यों का। यह बात भी बेंथम करता है अपने विचारों में। कहता है कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हितों का जोड़ होता है, न कि सामूहिक सदस्यों का। तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा सवाल है। बेंथम के विचारों के बारे में सही कथन का चयन करें। बेंथम के विचारों के बारे में सही कथन का चयन करें। यदि आपने हमारी पहली वीडियो सीरीज जो जेरेमी बेंथम पर आई है उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखें सबसे पहले। उसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन्हें प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं।
बेंथम के विचारों के बारे में सही कथन का चयन करें। भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में केवल गुणात्मक अंतर होता है। क्या बेंथम ने यह कहा? कथन दूसरा, भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है। क्या यह बात सही है? कथन तीसरा, भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का अंतर होता है। क्या यह बात सही है बेंथम के संदर्भ में? और कथन चौथा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। बेंथम ने सुख और दुख के बारे में अपने विचार दिए थे और उनके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है, बिल्कुल एक्यूरेट। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, क्योंकि बेंथम ने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है। उन्होंने कहा कि गुणात्मक अंतर नहीं होता, केवल मात्रा का, परिणाम का अंतर होता है, न कि गुणों का। तो ऑप्शन आपका केवल 2 राइट होगा। यह बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेंथम गुणात्मक अंतर की बात ही नहीं करता है, वो कहता है केवल मात्रात्मक अंतर होता है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। आइए इसके बारे में और महत्वपूर्ण विचारों को देखते हैं। बेंथम का विचार था कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में केवल मात्रात्मक और परिणात्मक अंतर होता है, यानी मात्रा का या परिणाम का अंतर होता है, ना कि गुणात्मक अंतर। ये दोनों शब्दावली एक ही जगह उपयोग होती है, मात्रात्मक और परिमाणात्मक। तो बेंथम का विचार था कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में केवल मात्रात्मक या परिणात्मक अंतर होता है, न कि गुणात्मक अंतर। बेंथम ने कहा कि यदि कंचा खेलने और कविता पढ़ने में एक जितना आनंद आता है तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बेंथम कहता है कि यदि कंचे खेलने और कविता पढ़ने में एक जितना आनंद आता हो तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह नहीं देखा जाना चाहिए कि इनके आनंद का स्रोत क्या है, इस पर आपको विचार नहीं करना है। आपको आनंद आता है या नहीं आता, इस पर आपको देखना है। इनका स्रोत क्या है, बेंथम कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो है आपको आनंद कितना आता है। तो बेंथम ने कहा कि यदि कंचे खेलने और कविता पढ़ने में एक जितना आनंद आता है तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे चलते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं ये उपयुक्ततावादी सिद्धांत के क्या है, मूल तत्व है। आगे बेंथम ने कहा कि सुखों में मात्रात्मक अंतर के बारे में उनके विचार है। बेंथम का मानना है कि सभी सुख गुणों में एक जैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सुख है जो गुणों में एक जैसे होते हैं और इसलिए उनमें गुणात्मक की बजाय मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। बेंथम का मानना है कि सभी प्रकार के सुखों में गुण है जो एक समान होते हैं, लेकिन उसमें मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। बेंथम का कहना है कि पुस्मिन यानी बच्चों का खेल उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। यानी बेंथम कह रहे हैं कि पुस्मिन यानी बच्चों का खेल उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। खेलने से भौतिक सुख प्राप्त होता है जबकि कविता पढ़ने से मानसिक सुख हो। बेंथम कह रहे हैं कि पुस्मिन बच्चों का खेल उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना, और खेलने से भौतिक सुख प्राप्त होता हो और उसी प्रकार कविता पढ़ने से कैसा सुख प्राप्त होता है, मानसिक सुख प्राप्त होता है। तो दोनों सुख की मात्रा मापा जा सकता है, दोनों के सुखों की मात्रा को मापा जा सकता है। इनकी गणना क्या है, संभव है, लेकिन इनमें गुणात्मक अंतर नहीं है बिल्कुल। यह बात बेंथम अपने विचारों में करते हैं। बेंथम ने कहा कि एक कील भी उतनी ही दर्द करती है जितनी की कर्कश की आवाज, अतः सुखों में मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक नहीं। बेंथम ने कहा कि एक कील भी उतनी ही दर्द करती है जितनी की कर्कश की आवाज, अतः सुखों में मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक अंतर नहीं। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बेंथम के शिष्य जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने कहा कि बेंथम के विचारों में संशोधन करते हुए उपयोगितावादी सिद्धांत को एक नया आधार प्रदान किया है, उसमें संशोधन किया है जेएस मिल ने। और उन्होंने कहा कि केवल मात्रात्मक अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, मात्रात्मक अंतर के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। जेएस मिल कहते हैं कि सुखों में मात्रात्मक अंतर के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है।
दोनों अंतर की बात करता है जेएस मिल, लेकिन बेंथम है जो केवल मात्रात्मक अंतर की बात करता है। मित्रों, इस बिंदुओं को भी आप अपने नजरों में रखें। बेंथम केवल मात्रात्मक अंतर की बात करता है, जबकि जेएस मिल मात्रात्मक अंतर के साथ गुणात्मक अंतर की भी बात करता है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बेंथम के अनुसार सुख को मापने के लिए कितने प्रकार के मापदंड अपनाए जाने चाहिए? बेंथम के अनुसार सुख को मापने के लिए कितने प्रकार के मापदंड अपनाए जाने चाहिए? 5, 3, 8 और 7। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। बेंथम ने कहा कि 7 प्रकार के मापदंड अपनाए जाने चाहिए सुखों को मापने के लिए। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। 7 प्रकार के मापदंड अपनाए जाने चाहिए सुखों को मापने के लिए। आगे इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है ये मापदंड? बेंथम ने सुखों को मापने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया जिसे सुखवादी मापक यंत्र भी कहा जाता है। बेंथम का विचार है कि सुख दुख को तुलनात्मक आधार पर परखा जा सकता है। बेंथम ने कहा कि सुख और दुख को तुलनात्मक आधार पर परखा जा सकता है। बेंथम ने सुख दुख के मापन की जो पद्धति सुझाई उसे सुखवादी मापक यंत्र का नाम दिया गया। यानी बेंथम ने सुख दुख के मापन की जो पद्धति सुझाई उसको सुखवादी मापक यंत्र का नाम दिया गया। फेलेसिफिक कैल्कुलस, फेलेसिफिक कैल्कुलस से कहा जाता है, इंग्लिश में नाम आप याद रखिएगा। और बेंथम का मानना है कि सुख दुख का गणित के सहारे प्रमाणिक नापतोल है जो संभव है। यानी बेंथम का मानना है कि सुख दुख का गणित के माध्यम से परिमाणिक मात्रात्मक मापतोल है जो संभव है। ये बात बेंथम अपने विचारों में करते हैं। तो यहां आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि बेंथम ने एक सुखवादी मापक यंत्र का विकास किया जिसे इंग्लिश में फेलेसिफिक कैल्कुलस कहा जाता है, जिसके माध्यम से सुख दुख का तुलनात्मक मापन संभव है। ये बात बेंथम करता है। फेलेसिफिक कैल्कुलस। आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। जेरेमी बेंथम ने सुखों को मापने के लिए एक सुखवादी गणना यंत्र फेलेसिफिक या हिंडोनिस्टिक कैल्कुलस का निर्माण किया। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा क्योंकि यह से भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आए हैं कि बेंथम ने सुख दुखों को मापने के लिए जिस यंत्र का निर्माण किया उसका नाम क्या है। तो उसका हिंदी में नाम है सुखवादी गणना यंत्र, लेकिन इंग्लिश में यदि आए तो फेलेसिफिक कैल्कुलस या हिंडोनिस्टिक कैल्कुलस भी इसे कहा जाता है। हिंडोनिस्टिक कैल्कुलस, फेलेसिफिक कैल्कुलस, जिसमें सुख को मापने के 7 मापदंड निर्धारित किए गए। जिसमें सुख और दुखों को मापने के 7 मापदंड निर्धारित किए गए। बेंथम कहता है कि व्यक्ति उसी कार्य को करता जो सुखों को बढ़ावा दे, जो दुखों को बढ़ावा देता है उससे इंसान है जो दूर भागता है। और ये 7 मापदंड कौन कौन से उनके बारे में अभी हम बात करते हैं। बेंथम ने जिन 7 मापदंडों की बात की है इनमें उन्होंने कहा तीव्रता, इंटेंसिटी, अवधि, स्थायित्व, ड्यूरेशन भी कहा जाता है। इंग्लिश में आप ज्यादातर याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में इनका अर्थ अलग हो जाता है कभी कभार। तो तीव्रता पहली, दूसरी अवधि या स्थायित्व, फिर तीसरा है निश्चितता, चौथा है सामीप्य या निकटता, और पांचवा है अन्य सुख उत्पन्न करने की क्षमता या आप उर्वरता भी कह सकते हैं, और विशुद्धता और विस्तार। बेंथम ने सुख दुख को मापने के जो 7 मापदंड अपनाए, जिनमें ये 7 मापदंड थे, इनके आधार पर उन्होंने सुख दुखों का मापन किया है। तीव्रता, अवधि, स्थायित्व, सुख कितना तीव्र है और कितना अतीव्र है, इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो तीव्र सुख रहता है वह अधिक समय तक टिका रहता है और जो कम तीव्र होता है वह कम समय तक टिका रहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवधि या स्थायित्व, वह सुख जो प्राप्त हो रहा है वह कितनी अवधि तक ठहरता है,
कितना वह स्थायी रखता है, और निश्चितता और अनिश्चितता कि उस अवधि के दौरान वह सुख निश्चित है या अनिश्चित है, इसके आधार पर ही उन्होंने मापन किया है। और सामीप्य या निकटता, वह सुख कितनी जल्दी से प्राप्त होता है। और पांचवा, अन्य सुख उत्पन्न करने की क्षमता, जो आपको सुख प्राप्त हुआ है क्या वह सुख अन्य सुखों को बढ़ावा दे सकता है। एक सुख प्राप्त होने से आपको कितने सुख और बढ़ सकते हैं। यानी एक सुख आपको प्राप्त हुआ और वह अन्य कितने सुखों को जन्म दे सकता है। इंग्लिश में, हिंदी में आपको कभी कभी उर्वरता शब्द भी आता है, या यह भी आप याद रखिएगा, उर्वरता या अन्य सुख उत्पन्न करने की क्षमता। और विशुद्धता, वह सुख कितना शुद्ध है, इसके आधार पर ही उन्होंने मापन किया, कहीं उसमें मिलावट तो नहीं है। और विस्तार कि एक सुख प्राप्त होने से वह कितने प्रकार के अन्य सुखों तक विस्तार कर सकता है। एक व्यक्ति को सुख प्राप्त हुआ तो वह अन्य कितने प्रकार के लोगों तक उसको फैला सकता है। तो इस प्रकार इस आधार पर सुख दुख का मापन किया जा सकता है। ये 7 मापदंड है जो जेरेमी बेंथम ने बताए थे सुख दुख के मापन की। इन 7 आधारों पर सुख दुख का मापन किया जाता है बेंथम के अनुसार। फिर आगे बेंथम ने कहा कि जो ये प्रथम 6 मापदंड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, प्रथम 6 मापदंडों का प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, जबकि 7वां जो अंतिम मापदंड है विस्तार, इसका प्रयोग सामाजिक स्तर पर किया जाता है। यह भी आप याद रखिएगा कि बेंथम ने जिन 7 मापदंडों को अपनाया उनमें से किस मापदंड का प्रयोग सामाजिक स्तर पर किया जाता है निम्नलिखित में से। तो आपका उत्तर होगा विस्तार, एक्सटेंड, इसका प्रयोग सामाजिक स्तर पर किया जाता है कि यह सुख का मापदंड सामाजिक स्तर पर, समाज के स्तर पर कितने लोगों को सुख पहुंचा सकता है, उसका विस्तार कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि सवाल आएगा, आ सकता है, बेंथम ने सुख दुख के जो 7 मापदंड बताए जिनमें किस मापदंड का प्रयोग सामाजिक स्तर पर किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा विस्तार। ऐसे भी आ सकता है कि बेंथम के जो सुख दुखों के मापन के मापदंड सुझाए उनमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर किया जा सकता है। इस प्रकार ये आपको सातों याद रहने जरूरी है। तीव्रता, अवधि, निश्चितता, सामीप्य, अन्य सुख उत्पन्न करने की क्षमता, विशुद्धता और विस्तार। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध जेरेमी बेंथम से नहीं है। किस पुस्तक का संबंध जेरेमी बेंथम से नहीं है। फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, इन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। तीसरा ऑप्शन है ए ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस, द साइंस ऑफ लॉजिक। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध जेरेमी बेंथम से नहीं है। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। दी साइंस ऑफ लॉजिक है, यह पुस्तक जेरेमी बेंथम की नहीं है, तो किसकी है, यह पुस्तक हीगल की है। हीगल, साइंस ऑफ लॉजिक। जबकि फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ए ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस, ये पुस्तकें हैं जो जेरेमी बेंथम की है। जबकि चौथी पुस्तक द साइंस ऑफ लॉजिक हीगल महोदय की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस आधुनिक विद्वान ने बेंथम से पहले यह विचार प्रकट किया कि शासन की नीतियों का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की धारणा को बनाया जाना चाहिए। बेंथम के पूर्ववर्ती जो विचारक है जिन्होंने भी उपयुक्तवाद आधार रखा है, बेंथम से पहले भी कुछ विचारक है जिन्होंने उपयुक्तवाद की बात की है। और उनमें ये बात किसने की है, सेबाई ने, प्रिस्टेले ने, मैक्सी ने, दांते ने। तो ऑप्शन आपका बी राइट हुआ, प्रिस्टेले ने।
बैंथम से पूर्ववर्ती जो विचारक है उनमें प्रिस्टले है, डेविड ह्यूम है, एस सेन है इत्यादि प्रमुख रहे हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, प्रिस्टले। अगला सवाल, अगला 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा सुख अधिक समय तक बना रहता है तथा अधिक वांछनीय है? मानसिक सुख, शारीरिक सुख, प्राकृतिक सुख, काल्पनिक सुख। बैंथम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुख अधिक समय तक बना रहता है तथा अधिक वांछनीय है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानसिक सुख है जो अधिक समय तक टिका रहता है और अधिक वांछनीय है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बैंथम ने अपनी किस पुस्तक में बैंथम ने यह सिद्धांत दिया कि मानव जीवन के दो स्वामी होते हैं, सुख और दुख? फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। जेरेमी बैंथम ने अपनी किस पुस्तक में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मानव जीवन के दो स्वामी होते हैं, सुख तथा दुख? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। यह पुस्तक 1789 में प्रकाशित हुई पहली बार ओरिजिनल रूप से, और इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि मानव जीवन के दो स्वामी होते हैं, सुख और दुख। हालांकि ये चारों पुस्तकें जेरेमी बैंथम की है। ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये चारों पुस्तकें जेरेमी बैंथम की ही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बैंथम ने अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक योजना बनाई जिसका क्या नाम दिया गया? बैंथम ने अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक योजना बनाई जिसको क्या नाम दिया गया? मेडोमोनिया, पेनॉप्टिकन, एमनिस्टिक, पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। क्योंकि बैंथम जब इंग्लैंड में रहकर कानून व्यवस्था का अध्ययन कर रहा था और उसके बाद उन्होंने वकील का पेशा अपनाया, लेकिन वकालत उन्होंने कुछ समय तक ही की, और उस वकालत और कानून के अध्ययन से जो उसे अनुभव प्राप्त हुए उसके आधार पर उन्होंने कहा कि तत्कालीन समय की जो इंग्लैंड की जो न्यायिक व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, वह कई त्रुटियों से भरी हुई थी, और उसी के अंतर्गत उन्होंने न्यायिक सुधार की वकालत की। और उसी की श्रृंखला में उन्होंने जो जेल व्यवस्था है, जेल व्यवस्था जहां पर कैदियों को रखा जाता है और उनके साथ बहुत ही बुरा अत्याचार किया जाता था, उस अत्याचारों से दुखी होकर बैंथम ने एक योजना का सुझाव दिया और उसका नाम था पेनॉप्टिकन योजना। पेनॉप्टिकन योजना ये एक ऐसा भवन निर्माण है जो बैंथम के विचारों पर आधारित था, जिसके तहत इस प्रकार के भवन निर्मित किए गए जिस पर अधिकारियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहे, उनकी नजरों में कैदी रहे। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, पेनॉप्टिकन योजना। क्योंकि बैंथम ने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था और न्यायिक सुधारों पर अपने बहुत सारे विचार दिए हैं और उनके विचारों को भी इंग्लैंड में अमल में लाया गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। प्राकृतिक अधिकार बकवास मात्र है, यह कथन है किसका? प्रिस्टले का, बैंथम का, सिजिविक का, कैटलिन का? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैंथम। जेरेमी बैंथम ने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों को बकवास, अलंकारिक बकवास की संज्ञा दी है, उनका खंडन किया है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 13 नंबर। बैंथम के अनुसार राज्य की प्रकृति है सामाजिक, सावयवी, प्राकृतिक, यांत्रिक।
ऑप्शन आपका डी राइट होगा, यांत्रिक प्रकृति है राज्य की। बेंथम के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है और हॉब्स, लॉक और रूसो भी राज्य को एक यांत्रिक संस्था मानते हैं। उसी की भांति बेंथम ने भी राज्य को यांत्रिक संस्था माना है, जबकि सावी और प्राकृतिक संस्था कौन मानते हैं? ये यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु मुख्य रूप से राज्य को सावी प्राकृतिक मानते हैं, जबकि बेंथम ने इसे यांत्रिक माना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलोसॉफी कहकर की है? पिग फिलोसॉफी कहकर की है। सुअर दर्शन, स्टीफन, कार्ल मार्क्स, कार्लाइल और मिल। बेंथम के दर्शन को सुअर का दर्शन कहकर उसकी आलोचना की किसने? स्टीफन ने, कार्ल मार्क्स ने, कार्लाइल ने और मिल ने। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, कार्लाइल ने। अगला सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 15 नंबर, किस विचारक ने बेंथम के उपयोगितावाद को खाना बनाने की किताब कहा? ए फिलोसॉफी ऑफ सोशल कुक बुक रेसिपीज कहा है किसने? इमर्सन ने, केन्स ने, ट्रॉटस्की ने और मार्क्स ने। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ट्रॉटस्की ने बेंथम के उपयुक्तवाद को खाना बनाने की किताब कहा है और इमर्सन ने इसे बेंथम के दर्शन को दुर्गंध वाला दर्शन की संज्ञा दी, दुर्गंध वाले दर्शन की संज्ञा दी है इमर्सन ने। ये है जो विचारक बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। तो 15 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ट्रॉटस्की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सोलह नंबर, बेंथम ने निम्न में से किस अधिकार को मान्यता दी? प्राकृतिक अधिकार को, दैवीय अधिकार को, ऐतिहासिक अधिकार को, वैधानिक अधिकार को। क्या होगा राइट आंसर? तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, वैधानिक अधिकार को। बेंथम ने कानूनी अधिकार को मान्यता दी है और बेंथम है जो कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है, कानूनी संप्रभुता का। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। इन अधिकारों का उन्होंने खंडन किया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है। पैनॉप्टिकन योजना, विधियों का संहिताकरण, न्याय व्यवस्था में सुधार, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन डी राइट होगा, जबकि पैनॉप्टिकन योजना, विधियों का संहिताकरण और न्याय व्यवस्था में सुधार, इन विचारों का संबंध बेंथम से है। अगला सवाल 18 नंबर, बेंथम का उपयोगितावाद भेड़िया समाज में भेड़ियापन तथा साधु समाज में साधु को महत्व देता है, जबकि जेएस मिल प्रत्येक अवस्था में साधुपन को महत्व देता है। यह कथन किसका है कि बेंथम का उपयुक्तवाद भेड़िया समाज में भेड़ियापन तथा साधु समाज में साधुपन को महत्व देता है, जबकि जेएस मिल का उपयुक्तवाद प्रत्येक अवस्था में साधुपन को ही महत्व देता है। यह कथन किस विचारक का है? वेपर का, सेबाइन का, रूसो का, मैक्सी का।
क्या होगा इस 18 नंबर सवाल का राइट उत्तर? बहुत ही अच्छा कथन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैक्सिका। मैक्सी ने यह कहा था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 19 नंबर। बेंथम सुख दुख को कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? 2, 3, 5, 4। जेरेमी बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? 2, 3, 5, 4। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। 4 स्रोतों का उल्लेख करते हैं जेरेमी बेंथम सुख दुख के। आइए उनको आगे जानते हैं कौन कौन से हैं। बेंथम है जो उपयुक्तावादी विचार प्रतिपादित करते हुए उन्होंने अपने इस सिद्धांत को, उपयुक्तावादी संबंधी विचारों को उन्होंने सुखवाद पर आधारित किया। यानी बेंथम का उपयुक्तावाद सुखवाद पर आधारित है। उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में लिखा कि प्रकृति ने मनुष्य जाति को 2 सर्वोपरि स्वामियों सुख और दुख के शासन में रखा है। यह बात बेंथम अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य जाति को 2 स्वामियों के अधीन रखा है, 2 सर्वोपरि स्वामियों सुख और दुख के शासन में रखा है। यह बात उन्होंने की क्योंकि बेंथम का उपयुक्तवाद सुखवाद पर ही आधारित है। सुख दुख नामक 2 शक्तियां मानव जीवन को नियंत्रित व निर्देशित करती है। अतः मानव सुख वाले कार्य करने चाहिए और दुख वाले कार्यों से बचना चाहिए। बेंथम का उपयुक्तवाद यही व्याख्याकित करता है कि मानव को सुख वाले कार्य करने चाहिए और दुख वाले कार्यों से अलग रहना चाहिए। और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि सुख व दुख के 4 स्रोत बताए हैं उन्होंने, जिनमें भौतिक सुख है, राजनीतिक है, नैतिक है और धार्मिक है। तो ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि बेंथम ने सुख दुख के 4 स्रोत बताए, भौतिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। और बेंथम है जो सुख के 14 प्रकार व दुख के 12 प्रकार बताते हैं। बेंथम ने सुख के 14 प्रकार बताए और दुख के 12 प्रकार बताए। ये भी उन्होंने वर्गीकरण किया है। जब दोनों को मापने का प्रयास करता है, यानी जब सुख और दुख दोनों को मापने का प्रयास करता है, तो उसके सामने ये कठिनाई आती है कि एक सुख के अंदर अनेक दुख हैं और फिर एक दुख के अंदर ही अनेक सुख हो सकते हैं। इस प्रकार बेंथम ने सुख दुख का वर्गीकरण किया और इन वर्गीकरणों को तुलनात्मक आधार पर मापने की कोशिश की और इन्हें मापने के लिए एक सुखवादी गणना यंत्र का निर्माण किया, जिसमें 7 मापदंड उन्होंने निर्धारित किए थे। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में उसने सुख दुख में साधारण भेद करने का प्रयास किया है। उन्होंने 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुखों की बात उन्होंने की है मित्रों। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 20 नंबर। बेंथम राजनीतिक विचार के किसी स्कूल के विचार है, यानी बेंथम के राजनीतिक विचार किस स्कूल के विचार है, या बेंथम के राजनीतिक विचार किस स्कूल से संबंधित है? आदर्शवादी स्कूल से, यथार्थवादी स्कूल से, उपयुक्तवादी स्कूल से, मार्क्सवादी स्कूल से? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, क्योंकि बेंथम एक उपयुक्तवादी विचारक है और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेंथम का जन्म कहां हुआ? अभी हमने बात की, इंग्लैंड में हुआ है और इन्होंने इंग्लैंड में रहकर ही अपनी पढ़ाई की और वहीं पर उन्होंने कानून का अध्ययन किया और वहीं पर उन्होंने वकालत की और उसके बाद उन्होंने
इंग्लैंड की न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया और बाद में इन्हीं के विचारों पर इंग्लैंड की न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया गया, कानूनों में सुधार हुआ। अगला सवाल है, दी ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस किसकी रचना है? बेंथम, लॉस्की, रूसो, लॉक। दी ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस, अभी हमने बात की थी, यह भी एक बेंथम की रचना है। ऑप्शन आपका ही राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जेलों के भीतर सुधार के लिए पैनोप्टिकन की योजना किस विचारक ने प्रस्तुत की? हम पहले बात कर चुके हैं कि यह योजना बेंथम के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन बी राइट होगा। जेलों के भीतर सुधार के लिए पैनोप्टिकन योजना किस विचारक ने प्रस्तुत की? तो बेंथम ने। आइए इस पैनोप्टिकन योजना को और विस्तार से पढ़ते हैं, क्या है ये योजना। बेंथम ने इंग्लैंड की जेल व्यवस्था में सुधार का सुझाव दिया। क्यों दिया? क्योंकि तत्कालीन समय में जो जेल व्यवस्था थी वहां पर कैदियों के साथ, बंदियों के साथ एक बुरा बर्ताव किया जाता था। बेंथम उन कैदियों के बुरे बर्ताव से दुखी होकर उन्होंने एक योजना पेश की और वो योजना थी पैनोप्टिकन योजना। जेल में ही अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, बेंथम ने कहा कि जेल में ही अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे बाहर आकर समाज की आम धारा से जुड़ जाए। उस योजना का एक ये महत्वपूर्ण भाग है। तो बेंथम ने जेल में सुधारों की दृष्टि से कहा कि जेल में ही अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे बाहर आकर समाज की आम धारा से जुड़ जाएं। आगे उन्होंने कहा कि उसने गोलाकार कारावास, पैनोप्टिकन योजना को हिंदी में कहा जाता है गोलाकार कारावास के निर्माण का सुझाव दिया। ये एक भवन है, एक प्रकार की जेल के निर्माण का उन्होंने सुझाव दिया ताकि उसमें रहकर कैदी ईमानदार और परिश्रमी बन सके। उसने इस योजना के तहत अर्धचंद्राकार इमारतें बनाने का सुझाव दिया ताकि जेल के अधिकारी अपने निवास स्थान से इन इमारतों पर नजर रखें। तो यह थी पैनोप्टिकन योजना जेरेमी बेंथम की, जो जेल व्यवस्था के सुधारों पर आधारित है। यानी बेंथम ने इस योजना के तहत अर्धचंद्राकार इमारतें बनाने का सुझाव दिया ताकि जेल के अधिकारी अपने निवास स्थान से इन इमारतों पर नजर रख सके, डायरेक्ट जेल पर नजर रख सके। आगे चलते हैं। आगे बेंथम ने कहा कि अपराधियों के आत्मिक उत्थान हेतु नैतिक व धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। औद्योगिक शिक्षा के साथ अपराधियों को नैतिक व धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि वे जेल से बाहर जाने पर अच्छे नागरिक साबित हो सके। तो बेंथम ने औद्योगिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षा का भी समर्थन किया है जेल व्यवस्था के लिए। आगे उन्होंने कहा कि कारावास से मुक्त होने पर उनके लिए उस समय तक नौकरी देने की व्यवस्था की जाए जब तक कि वे समाज की अभिन्न धारा से न जुड़ जाए। जेरेमी बेंथम ने इंग्लैंड की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सुझाव थे उसके जेल व्यवस्था के सुधार। इन्होंने कहा कि कारावास से मुक्त होने पर उनके लिए उस समय तक नौकरी देने की व्यवस्था की जाए जब तक कि वे समाज की अभिन्न धारा से न जुड़ जाए, मुख्य धारा से न जुड़ जाए, तब तक सरकार उन्हें नौकरी दे। आगे चलकर जेलों में भी जो सुधार हुए उन पर बेंथम के व्यापक प्रभाव रहा और इंग्लैंड की सरकार ने बेंथम के प्रभावों को अमल में लाने की कोशिश की। चलते हैं आगे, क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनकी ओर। जेरेमी बेंथम के महत्वपूर्ण विचार और क्या महत्वपूर्ण विचार है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, एक नजर हमारी उन्हीं पर रहेगी। तो बेंथम ने अपने विचारों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की वकालत की उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने बंदियों और बंदी गिरोह की स्थिति में सुधार हेतु कई योजनाएं प्रस्तुत की, जिनमें पैनोप्टिकन योजना सबसे प्रमुख है। पैनोप्टिकन योजना जेल व्यवस्था में सुधार हेतु। और उन्होंने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार की व्यवस्था की। सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार की व्यवस्था की थी किसने? बेंथम ने। और बेंथम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, अधिक नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, अधिक नहीं, ये उनका मूल विचार था। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत भी बेंथम से संबंधित है, एक व्यक्ति एक वोट। और आगे उन्होंने संसद के वार्षिक अधिवेशन का समर्थन किया। संसद का वार्षिक अधिवेशन होना चाहिए, वार्षिक, और
गुप्त मतदान का उन्होंने समर्थन किया था बैंथम ने, जबकि मील है जो खुले मतदान का समर्थन करता है। जीएस मील खुले मतदान का समर्थन करता है, जबकि बैंथम है जो गुप्त मतदान का समर्थन उन्होंने किया था। इनके अलावा बैंथम के क्या और महत्वपूर्ण विचार है उनको देखने की कोशिश करते हैं। आगे बैंथम ने संप्रभुता संबंधी अपने विचार दिए हैं, क्योंकि बैंथम को कानूनी संप्रभुता का समर्थक माना जाता है। बैंथम अपनी पुस्तक फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट में राज्य की संप्रभुता को सर्वोसत्ता का नाम दिया। एक तरफ वह राज्य सर्वोसत्ता संबोधित करता है, किंतु राज्य की अनंत शक्ति में वह विश्वास नहीं करता है। और बैंथम कानून को सर्वोच्च स्थान देता है। कानूनी संप्रभुता का समर्थक रहा है बैंथम। आगे हम बैंथम के राज्य के बारे में क्या महत्वपूर्ण विचार है उनको जानने की कोशिश करेंगे। राज्य के बारे में बैंथम के विचार। बैंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। बैंथम के अनुसार राज्य के वे कार्य ही उपयोगी हैं जो व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हो, जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करते हो, वे कार्य ही राज्य के उपयोगी है। सभी व्यक्ति राज्य के आदर्शों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनके लिए उपयोगी है। बैंथम कहता है कि सभी व्यक्ति राज्य के आदर्शों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनके लिए उपयोगी हैं। राज्य का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को सुख प्रदान करना नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख प्रदान करना है। बैंथम कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति विशेष को सुख प्रदान करना नहीं है, उसका उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख प्रदान करना है। इसलिए बैंथम कहता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक लोगों के कल्याण में राज्य को सहयोग देना चाहिए, यानी व्यक्ति के अधिक से अधिक लोगों के कल्याण में राज्य को सहयोग देना चाहिए। ये बात भी बैंथम अपने विचारों में करता है। तो कुल मिलाकर कहें तो बैंथम के जो राज्य संबंधी विचार है वो उपयुक्ततावादी सिद्धांत पर आधारित है, और उपयुक्ततावाद की सिद्धांत कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सुनिश्चित होना चाहिए। आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आगे बैंथम कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में उनके विचार है। इस प्रकार बैंथम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, आंगिक सिद्धांत आदि का खंडन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक उपयोगिता को मानते हैं। यानी बैंथम ने अपने जो पूर्ववर्ती जो विचार थे, सामाजिक समझौते का विचार हो, आदर्शवादी सिद्धांत हो, आंगिक सिद्धांत हो, इन सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया है। और राज्य की उत्पत्ति का जो उन्होंने विचार सुझाया, उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति है जो सामाजिक उपयोगिता के आधार पर हुई है, न कि सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है, न ही आदर्शवादी सिद्धांतों के माध्यम से हुई है, न ही आंगिक सिद्धांत के रूप में हुई है। राज्य की उत्पत्ति है जो सामाजिक उपयोगिता के आधार पर हुई है, और राज्य को उन्होंने एक कृत्रिम संस्था के रूप में स्वीकार किया है बैंथम ने। बैंथम के अनुसार राज्य व्यक्तियों के हितों का योग मात्र है। वह राज्य को एक साध्य न मानकर एक साधन मात्र मानता है। बैंथम राज्य को एक साधन मात्र मानता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के साथ साथ अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख को खोजना है। आप इस स्लाइड को, वीडियो को रोककर आसानी से पढ़ सकते हैं। अतः राज्य की उत्पत्ति का यह सिद्धांत सीमित व संकुचित है, क्योंकि बैंथम के अनुसार राज्य व्यक्ति के सुख का साधन मात्र है, और यह एक व्यक्तिवादी धारणा को बढ़ावा देता है। यानी बैंथम के विचार व्यक्तिवादी उदारवाद पर आधारित है। आगे चलते हैं। सारांश में कहे तो बैंथम के राज्य की विशेषताएं क्या है, संक्षेप में कहे तो बैंथम के सिद्धांत के अनुसार राज्य को निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। बैंथम के अनुसार यह अधिकतम सुख को बढ़ावा देने वाली एक मानवीय अभिकरण है। बैंथम ने कहा कि राज्य अधिकतम सुख को बढ़ाने वाला एक मानवीय अभिकरण है, एक यांत्रिक है, सस्ता है। यह व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत है,
राज्य व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत है। यह व्यक्ति के हितों में वृद्धि करने का एक साधन है। राज्य को बेंथम ने एक साधन माना। इसका लक्ष्य अपने नागरिकों के सुख में वृद्धि करना है। यह दंड विधान द्वारा नागरिकों को अनुचित कार्यों को करने से रोकने वाला एक साधन है। यानी राज्य है जो दंड के माध्यम से नागरिकों को अनुचित कार्यों को करने से रोकता है। तो ये कुछ उन्होंने अपनी विशेषताएं बताई हैं राज्य के बारे में। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जेरेमी बेंथम के विचारों को जानने की कोशिश की और जेरेमी बेंथम पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों को भी हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।